जस्ट रिकॉर्ड। ओके, अभी अपने पार्ट 2 देख लेते हैं कनाडा का। कि हम कनाडा में जो है हमने प्रोसेस पेपर पूरा समझा। अभी हम अगर प्रोफाइल आता है स्टूडेंट का, तो कैसे हम वो प्रोफाइल इवेल्युएट करके स्टूडेंट को हम कैसे कोर्स सजेस्ट करेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट आज अपने देखते हैं। जस्ट मिनट। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ मैम। यस मैम। ओके, तो सबसे पहली चीज अपने प्रोफाइल में देखेंगे कि स्टूडेंट का प्रोफाइल कैसा है। उसके ऊपर से हम बहुत सारी बेसिक चीजें जो है वो इवेल्युएट करेंगे। तो सबसे पहले हम, हमारे लिए क्या जरूरी है। देखो, सबसे पहले ये तय करना जरूरी है कि ये स्टूडेंट कौन सी कैटेगरी का है। ठीक है, तो वो बैचलर्स डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहता है, मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहता है, या डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, या एडवांस डिप्लोमा के लिए अप्लाई करना चाहता है। अभी नए नियम जो चेंज हुए हैं कनाडा में, जैसे अभी पिछले 3 4 5 महीनों में बहुत सारे रूल्स चेंज हुए हैं। तो जो नए नियम चेंज हुए हैं उसके हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट बैचलर्स डिग्री या मास्टर डिग्री के लिए जाता है तो वो उसके लिए बेहतर रहेगा। तो हमें सबसे पहले सजेस्ट करना है बैचलर मास्टर्स डिग्री। ठीक है, तो बैचलर या मास्टर्स डिग्री की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है परसेंटेज की रिक्वायरमेंट। सबको एटलीस्ट, अगर कोई बंदा बैचलर्स के लिए जा रहा है तो 60% तो चाहिए ही चाहिए। और अगर कोई स्टूडेंट मास्टर्स के लिए जा रहा है तो 70% तो चाहिए। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि यूनिवर्सिटी नायग्रा फॉल्स कनाडा है, वो 55% पे भी एक्सेप्ट करती है। तो उस केस में आप कम परसेंटेज वाले बच्चे को यूएनएफसी सजेस्ट कर सकते हो। जैसे ये हो गया मास्टर्स के लिए। वैसे बैचलर्स के लिए कुछ एक्सेप्शन है, ट्रिनिटी वेस्टर्न है, यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना है, एफडीयू है। ये सारी यूनिवर्सिटी भी 55% पर 50% पर बैचलर्स डिग्री ऑफर करती हैं। तो इनको आप जो है वो ये यूनिवर्सिटी का सजेशन दे सकते हो। बाकी जनरली सबको चाहिए 60% बैचलर में, सबको चाहिए 70% मास्टर्स में। ठीक है, बैचलर्स मास्टर्स में दूसरी चीज होती है बैकलॉग्स। तो 12th वाले बच्चों को तो बैकलॉग का कोई चक्कर नहीं है, पर अगर कोई मास्टर डिग्री के लिए जा रहा है तो उसकी अंडर ग्रेजुएट जो डिग्री उसने करी है, जो बैचलर्स डिग्री करी है, उसमें मैक्सिमम उसके, कई जगह पे ऐसा है कि 0 बैकलॉग्स चलाते हैं ज्यादातर। कुछ यूनिवर्सिटी मैक्सिमम 3 बैकलॉग्स चलाती हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ विंसर। ठीक है, और कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो अप टू 10 बैकलॉग्स चलाती हैं। पर 10 से ज्यादा बैकलॉग्स ज्यादातर यूनिवर्सिटीज नहीं चलाती हैं। तो ये अप टू 10 बैकलॉग्स में आती है यूनिवर्सिटी ऑफ नायग्रा फॉल्स कनाडा है। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट भी इस लिस्ट में आ गई है, यूसीडब्ल्यू है। तो ये सारी यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में आती हैं। यानी ज्यादा बैकलॉग हो गए तो फिर हम मास्टर नहीं दे पाएंगे, हम फिर उसको पीजी डिप्लोमा सजेस्ट करेंगे। ठीक है, फिर गैप की बात आती है। तो गैप का यहाँ पे कोई क्राइटेरिया जनरली सारी यूनिवर्सिटीज का नहीं है, तो गैप का कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आता है। मेनली स्टूडेंट बैचलर मास्टर्स के लिए एलिजिबल है या नहीं, वो उसके परसेंटेज पे तय होगा, वो उसकी बैकलॉग पे तय होगा, और एक उसके आईएलटीएस स्कोर पे तय होगा। तो ज्यादातर सबको आईएलटीएस में चाहिए 6.5 बैंड। इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है आईबीयू यूनिवर्सिटी का, आज हमने देखा एफडीयू यूनिवर्सिटी का, कि ये लोग ईच 6 पे जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। तो इनको हम दे पाएंगे, ईच 6 वाले बच्चे को हम आईबीयू या एफडीयू दे पाएंगे। इसमें और एक एक्सेप्शन है एमओआई। एमओआई के बेस पे हम मेमोरियल यूनिवर्सिटी, लेखेड यूनिवर्सिटी, और
यूएनएफसी में अप्लाई कर सकते हैं एमओआई के बेस पे। ठीक है, तो ये इसके एक्सेप्शन है। बाकी जनरली सबको चाहिए 6.5 बैंड, या फिर एटलीस्ट ईच 6 बैंड जितने चाहिए। ठीक है, तो ये 3 क्राइटेरिया मेन है जिसपे ये तय होगा कि बच्चा मास्टर्स के लिए या बैचलर के लिए एलिजिबल है कि नहीं। कौन से 3 क्राइटेरिया? सबसे पहला परसेंटेज का। ठीक है, पहले परसेंटेज देखेंगे। दूसरा देखेंगे उसका आईएल्स का स्कोर। और तीसरा देखेंगे हम इसकी बैकलॉग्स। ये इसके ऊपर हम तय करेंगे कि इसको हम डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा सजेस्ट करें या बैचलर मास्टर सजेस्ट करें। ठीक है, सेम उससे विपरीत डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा, जो भी वर्ड अपने यूज कर ले, पीजी, एडीवी एडवांस डिप्लोमा। ठीक है, इन सबको एटलीस्ट 50% पे भी ये लोग एडमिशन देते हैं। तो इसमें एडमिशन का प्रॉब्लम नहीं है। कई यूनिवर्सिटी इनमें बैकलॉग्स का ऐसा है कि अगर तुम्हारी 3 साल की डिग्री है तो ये लोग 6 बैकलॉग चलाएंगे। अगर तुम्हारी 4 साल की डिग्री है तो 8 चलाएंगे। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी इसमें एक्सेप्शन है, कुछ कुछ कॉलेजेस का, कि वो 12 बैकलॉग भी चलाती है, तो कुछ अनलिमिटेड भी चलाती हैं। जैसे कॉनेस्टोगा कॉलेज है, सेंट क्लेयर कॉलेज है, उनमें बैकलॉग का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। तो 60 70 80 बैकलॉग वाला बच्चा हो, तुम उसको कॉनेस्टोगा डाल दो, तुम उसको सेंट क्लेयर डाल दो, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बैकलॉग्स का यहाँ पे क्राइटेरिया उतना रिजिड नहीं है। हाँ, गैप की अगर बात करें तो कईयों का ऐसा है कि 12th के बाद हम सिर्फ 2 साल तक का गैप एक्सेप्ट करेंगे, ज्यादातर का ये है। और बैचलर्स डिग्री के बाद हम 5 से 7 साल तक का गैप एक्सेप्ट करेंगे। और इसमें भी एक्सेप्शन है कुछ कॉलेजेस का, कि जो बोलते हैं हम अनलिमिटेड गैप एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें अगेन आती है कॉनेस्टोगा है, सेंट क्लेयर है, सास्केचुआन पॉलिटेक्निक है। ये कॉलेजेस है जिनका कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। ठीक है, एक ये है। फिर आईएल्स का स्कोर की बात करें तो कई जगह पे, जैसे कि ये डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा में 6 बैंड पे भी मिल जाता है एडमिशन। और कई बार पीजी डिप्लोमा में भी 6 बैंड, ईच 6 या 6.5 5.5 पे एडमिशन मिल जाता है। तो ऐसी एक्सेप्शनल कॉलेजेस कौन सी है जो सारा छूट छाट देती है, कोई उनका क्राइटेरिया नहीं है? तो उसमें आती है कॉनेस्टोगा, सेंट क्लेर, सस्केचुअन पॉलिटेक्निक, एनबीसीसी। ये सारी कॉलेजेस ऐसी है जो सारी छूट देती है, बैकलॉग की भी छूट, कम मार्क्स की भी छूट, गैप की भी छूट, सारी चीजों में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल कॉलेजेस हैं। तो अगेन मैम हम, चाहे यूनिवर्सिटी का है या कॉलेज का है, वो हम ये क्राइटेरिया के ऊपर नक्की करते हैं कि एक तो उसके परसेंटेज कितने हैं, बैकलॉग्स कितनी है, और उसका आईएल्स में स्कोर कितना है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है। हाँ, किसी ने कुछ पूछा मुझे। मैम આમાં એક્સેપ્શન માં એસઆઈટી આવે કે નહીં કન્સિડર થશે? એસએઆઈટી યસ, એમઓઆઈ ના બેસ પર એસએઆઈટી એડમિશન આપે છે, તો वी कैन कंसीडर दैट एज वेल एसएआईटी। ओके, अभी हम कौन से क्राइटेरिया पे प्रोफाइल इवेल्युएट करेंगे। तो हमें स्टूडेंट से क्या क्राइटेरिया लेना चाहिए, तो सबसे पहला हमें उसका एकेडमिक लेना चाहिए, यानी उसने क्या पढ़ाई करी है उसके हिसाब से हम उसको कोर्स सजेस्ट करें। ठीक है, फिर दूसरा उसका वही परसेंटेज कितना है, सीजीपीए कितना है, तो हम तय करें कि उसको कॉलेज में डालें, यूनिवर्सिटी में। इसकी बैकलॉग्स कितनी है वो हम तय करें, अगर उसमें है कि नहीं। दूसरा, इसमें कनाडा में इम्पोर्टेंट है आईएल्स, आईएल्स का स्कोर कितना है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, कई स्टूडेंट का लोकेशन का प्रेफरेंस होता है कि मुझे टोरंटो ही जाना है, मुझे टोरंटो नहीं जाना, पीआर जल्दी हो वहां पे जाना है, ये सब। और अभी कनाडा में एक और चीज जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है वो है सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीजें है जिससे हम तय करेंगे स्टूडेंट का आगे का, कि हम कैसे उसको आगे कोर्स या कॉलेजेस के लिए वगैरह के लिए गाइड करें। तो ये 6 फैक्टर्स पे आज हम तय करेंगे प्रोफाइल इवेल्युएट करना। एक और चीज तुम लोग समझ लो, आ, ये दो चीजों में, कि अगर कोई स्टूडेंट बैचलर मास्टर्स के लिए एलिजिबल होता है तो तुम उसको कोई भी प्रोग्राम दे दो, एनी प्रोग्राम, नो प्रॉब्लम।
ठीक है। पर कोई बच्चा अगर डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा के लिए है, तो फिर हमें लिस्ट देख के प्रोग्राम देने पड़ेंगे कि उसका जो प्रोग्राम है वो पीजीडब्ल्यूपी अप्रूव्ड लिस्ट में होना चाहिए, तभी तुम उसको आगे जो है वर्क परमिट मिलेगी, नहीं तो वर्क परमिट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे एनी प्रोग्राम नो प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स विल गेट यस, पीजीडब्ल्यूपी सब में मिलेगी। ठीक है। अभी इसमें एक और चीज, अगर कोई बंदा बोले कि मुझे मेरे स्पाउस के साथ ही जाना है, तो स्पाउस के साथ जाना है तो एक चीज याद रखनी पड़ेगी, बैचलर्स डिग्री में कुछ कुछ प्रोग्राम ही है, जैसे कि लॉ का प्रोग्राम है, एलएलबी, मेडिसिन के प्रोग्राम्स है, या फिर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम है, ठीक है, और एजुकेशन के प्रोग्राम है। इसी में स्टूडेंट स्पाउस को लेके जा पाएगा। और मास्टर्स डिग्री में कोई भी प्रोग्राम हो, पर उसकी मास्टर डिग्री 2 साल की होनी चाहिए, तो वो स्पाउस को साथ में ले जा पाएगा। ठीक है। अगर 1 साल का मास्टर है तो उसको वर्क परमिट जरूर मिलेगी 3 साल की, पर स्पाउस को साथ में नहीं ले जा पाएगा। तो ये अपने को इसमें ध्यान रखना है। और यहाँ पे डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा में स्पाउस नो 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 नॉट अलाउड। ठीक है, यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि स्टूडेंट को किस तरीके से जाना है, स्पाउस के साथ जाना है, बिना स्पाउस के जाना है, कैसे जाना है, उसके बेस पे हम लोग सब आगे की चीजें तय करते हैं। ठीक है। ओके, अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमें कॉलेज कोर्स कैसे सिलेक्ट करना है। तो देखो, कोर्स कॉलेज सिलेक्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि तुम लोग अपना जो ग्रुप है, स्टूडेंट को पहले तुझे पूछ के तुझे कब जाना है, मई या सितंबर में, तो जो ग्रुप है उसको तुम लोग वहां से ऑप्शन सर्च करो, तो ये बेस्ट तरीका रहता है। और इसके अलावा मैं आपको एक एक्सेल्स भी है इसमें बनी हुई, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। ओके, अपने अभी मान लेते हैं जैसे हमारे पास कोई बंदा है, इसने बीकॉम करा है, ठीक है, इसके है 70%, बैकलॉग्स इसकी कुछ भी नहीं है, आईएल्स में है इसके 7 बैंड, ठीक है, लोकेशन इसका कोई प्रायोरिटी नहीं है, सब्जेक्ट की भी इसकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है। तो ये क्या हुआ, सबसे पहले ये हुआ 12+3 वाला बंदा। ओके। और इसके परसेंटेज कितने हैं, 70%, और आईएल्स में इसके क्या है, 7 बैंड है। तो ये स्टूडेंट सबसे पहले तो एलिजिबल हो जाएगा मास्टर के लिए, तो हम इसको मास्टर्स के ही प्रोग्राम देंगे, राइट। अभी आपका होगा कि मुझे कैसे पता चले कि मास्टर डिग्री 12+3 वाली कौन कौन एक्सेप्ट करता है, ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा। ठीक है। तो इसके लिए आ, अपनी एक मास्टर फीस करके जो शीट है, ये मैंने आप लोगों को दी थी लास्ट टाइम बिगिनर वाले ग्रुप में, यस ये मैम। वाला शीट दिया था कि नहीं दिया है तुम लोगों को? नहीं ना मैम। दिया है मैम। दिया है। नीलय हाँ बोल रहा है। दिया हुआ है मैम। हाँ, अगर नहीं है किसी के पास तो मैं ये आज दे रही हूँ तुम लोगों को। ठीक है, जस्ट अ मिनट। एक मिनट, नहीं, अपना कनाडा कोर्स करके भी एक बना है। तुम लोगों के पास ये वाली शीट्स अवेलेबल है सारी? नहीं। ये हाँ नहीं? मैम, हमारे पास है। ओके, कुछ के पास होंगी, कुछ के पास नहीं होगी, ये मैं लगभग तुम लोगों को दे देती हूँ। तुम लोग मुझे अपना एक 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 करके ईमेल एड्रेस बोलना स्टार्ट करो। चलो, 1 मिनट, मुझे जिनके याद है, ईसी काउंट्स 35 से चालू करते हैं। 35 कविता, काउंट्स 36, ईसी काउंट्स 37, भव्या ईसी काउंट्स 38, 39, नीलय कापड़िया EC counts 40, C counts 41, EC counts 42, EC counts 43, EC counts
44, EC counts 45, EC counts 46। अभी किसी का रहा तो बताओ। मैम मेरा ईसी ऑस्ट्रेलिया 01। और किसी का रहा? EEC पर्वत पाटिल। पर्वत पाटिया वीजा, राइट। और किसी का रहा? मैम EC 44, EC काउंट्स 44। वो तो मैंने आगे किया नहीं। 44 तो आ गया, क्यों ऐसा कर रहे हो बेध्यान? ठीक है, ये मैं तुम लोगों को शेयर कर देती हूँ। ओके। ये सारी शीट्स अपनी कनाडा की बनी पड़ी है, इसमें से तुम लोग देख पाओगे। इसके अलावा मैं आपको एक और शीट शेयर कर रही हूँ। बाप रे, तुम लोगों का मुझे पहले ग्रुप बनाना पड़ेगा, फिर शेयरिंग वेयरिंग होगा, एक एक करके टाइप करना मुझे नहीं पाएगा। ओके। ये एक शीट है अपने पास, ये मैं तुम लोगों को शेयर कर देती हूँ। सारे डिपार्टमेंट, तुम लोगों को मैसेज मिलते हैं सारे वीजा डिपार्टमेंट के? ठीक है, ये किसी को ना मिले तब मुझे बताना, और मैं आपको ग्रुप में भी डाल देती हूँ ये शीट। देखो, जो ये मैं दे रही हूँ ना, वो ऑलरेडी वो सारी सीट्स जो मैंने अभी तुम लोगों के साथ शेयर करी उसमें दिया हुआ है। ये खाली एक समरी जैसा है जो तुम्हें इजी पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैंने आपको दिया। अभी आप 12+3, एक 12+3 वाला जो शीट है वो आप निकालोगे तो इसमें आप देखोगे कि काफी यूनिवर्सिटीज है, लगभग 8 से 9 जितनी यूनिवर्सिटी हैं जो 12+3 एक्सेप्ट करती हैं। लगभग सबको 70% चाहिए, और आईएलटीएस में मैक्सिमम 7 बैंड्स चाहिए। तो ये बंदा मास्टर के लिए एलिजिबल होता है। तो इसको हम सबसे पहले मास्टर्स ही ऑफर करेंगे। ठीक है, तो इसको हम IBU है, राइट, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट है, लॉरेंशन है, आज FDU आई है वो। तो वो सारी यूनिवर्सिटी हम इसको ऑफर कर सकते हैं, राइट। ये हो गया एक चीज। अभी अगर इसमें बीकॉम किया है और इसके 70 की जगह पे 55% है, और आईएल्स में 7 की जगह पे अगर 6 स्कोर है, तो उस केस में सीधी बात है, बीकॉम है, 55% है, हम नहीं दे पाएंगे इसको कोई भी मास्टर का ऑप्शन। ऊपर जो UNFC का लिखा है
वो भी ऐसा है कि 12+3 नहीं चलाती हैं। तो इस केस में हम बीकॉम वाले बंदे को फिर पीजी डिप्लोमा सजेस्ट करेंगे। ओके, अभी जब हम इनको पीजी डिप्लोमा सजेस्ट करें तो हमें क्या देखना है कि प्रोग्राम इसका जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्रूव्ड लिस्ट में है कि नहीं। ठीक है, वो लिस्ट कहाँ देखने को मिलेगी, तो वो आपको आईआरसीसी की वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पे अगर तुम प्रोग्राम्स डालोगे तो आ जाएगा। सपोज कोई बंदा बोले कि मुझे करना है एचआरएम, ठीक है, तो यहाँ पे तुम डाल लो ह्यूमन रिसोर्स, दिख रहा है नहीं। अगर कोई बोले मुझे मार्केटिंग करना है तो कर सकता है, पर डिजिटल मार्केटिंग में अगर उसको आगे जॉब मिलेगी तो ही वो कर पाएगा। अगर कोई बंदा बोले मुझे फाइनेंस करना है तो फाइनेंशियल एनालिटिक्स या फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का प्रोग्राम है तो ही आगे उसको जॉब मिलेगी, या फिर जॉब प्रोग्राम करके उसको फाइनेंशियल एनालिटिक्स में जॉब लेनी पड़ेगी, तब उसको इसमें वर्क परमिट मिलेगी। उसके बाद हम कोई बंदा बोले मुझे अकाउंटेंसी करना है तो अकेला अकाउंटिंग करेगा तो वो एलिजिबल नहीं है। अकाउंटिंग और कंप्यूटर साइंस का कॉम्बिनेशन होगा तो ही वो एलिजिबल है। ठीक है, फिर अगर कोई बोले कि मुझे सप्लाई चेन करना है, ठीक है, तो अपने एक बार सप्लाई चेन से डाल देते हैं। तो सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स ये प्रोग्राम है इस लिस्ट में, तो ये आप इसको दे पाओगे। ठीक है, तो यहाँ से भी आप प्रोग्राम देख सकते हो। और उससे इजी रास्ता चाहिए तो अपना मे का ग्रुप है, क्योंकि हर कॉलेज ने एक अपनी लिस्ट दी है कि मेरे कौन से प्रोग्राम्स पीजीडब्ल्यूपी अप्रूव्ड है। तो यहाँ पे देखो इसने ये किन्नरी मैडम है जो प्रोग्राम लिस्ट यहाँ पे रोज रोज अपडेट करते हैं, तो इसने पूरा लिखा हुआ है कि कौन कौन से प्रोग्राम पीजीडब्ल्यूपी में अलाइंड है। तो हमें वही वाले प्रोग्राम्स जो है वो इनको सजेस्ट करने हैं जो पीजीडब्ल्यूपी में इस कॉलेज के अलाइंड हो वो ही। ठीक है, तो इसमें से भी आप देख पाओगे कि कौन कौन से प्रोग्राम से जो पीजीडब्ल्यूपी अलाइंड है, मेरा प्रोग्राम इसमें है कि नहीं, मे में प्रोग्राम ओपन है कि नहीं। तो ये वाला ग्रुप जो है वो आपको यूज करना है। इसमें यहाँ पे आयल्स के स्कोर भी लिखे हुए हैं जो आपको यूजफुल रहेंगे। ठीक है, तो ये ग्रुप को अपने को फॉलो करके यहाँ से आप उसको प्रोग्राम दे पाओगे पीजीडब्ल्यूपी अप्रूव्ड है कि नहीं। ओके, तो ये एक्सरसाइज मैं आपको आज दूंगी, उसमें से आप थोड़ा अपने हिसाब से ढूंढो। राइट, ओके, अभी हम दूसरी बात करते हैं। अभी हम बात करते हैं एक ऐसे पर्सन की जिसने बीसीए किया है। ठीक है, ये बीसीए है और इसकी सीजीपीए है 8.5। बैकलॉग्स इसकी कोई नहीं है, आईएल्स में है इसके 6.5 बैंड, लोकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, सब्जेक्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। देखो अभी ये भी है बीसीए यानी 12+3। ठीक है, इसके भी सीजीपीए अच्छे हैं, 8.5 यानी ऑलमोस्ट 80% है, और आईएल्स में 6.5 है। तो ये मास्टर्स के लिए एलिजिबल है, पर कौन सी जगह पे। अभी देखो ये कंप्यूटर का मास्टर है, ठीक है, ये मैनेजमेंट का मास्टर नहीं है। मैंने जो आपको लिस्ट दी है वो एमबीए की है, मैनेजमेंट की मास्टर की है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर में मास्टर है उसमें 12+3 जो है वो आज जो यूनिवर्सिटी अपने यहाँ पे आई एफडीयू ये एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी है कॉन्कॉर्डिया यूनिवर्सिटी जो एडमंटन में है, वो एक्सेप्ट करती हैं। उसका भी बहुत डाइसी है, शायद करेगी नहीं करेगी, पर ये दोनों के अलावा 12+3 पे मास्टर्स और कोई यूनिवर्सिटी नहीं एक्सेप्ट करती हैं। और कुछ हद तक वी कैन ऑल्सो ट्राई नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी फॉर फ्यू मास्टर्स, तो ये यूनिवर्सिटी जो है वो एक्सेप्ट करती है। तो ये प्रोफाइल हम दे पाएंगे। ठीक है, और अगर इसका 8.5 की जगह पे सीजीपीए यहाँ पे कम हो, जैसे कि इसका अगर सीजीपीए है 6, या इसकी बैकलॉग अगर मान लो है 16 बैकलॉग है, और आईएल्स में 6.5 बैंड है, तो फिर हमें अकॉर्डिंग टू बैकलॉग्स अकॉर्डिंग टू सीजीपीए हम लोगों को जाना पड़ेगा। अभी इसमें तुम लोग नए हो तो तुमको अगर नहीं समझ में आता
तो सिंपल चीज है, आपको करना है ओपन अपनी, जस्ट अ मिनट। हाँ मैम। हाँ हाँ हाँ, 5-7 मिनट का। देखो, फिर यहाँ पे मास्टर वाली शीट पे तुम लोग चले जाओ, ठीक है। अभी इसके केस में प्रॉब्लम क्या है, इसकी बैकलॉग, इसका प्रॉब्लम है, इसकी 16 बैकलॉग है। तो बैकलॉग वाला जो सेक्शन है उसमें सिंपली अपने को करना है, 16 से ऊपर का सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो नो लिमिट, नो लिमिट हम सिलेक्ट करेंगे, ओके, ठीक है। अभी नो लिमिट में क्या आया, अल्गोमा। तो अल्गोमा यूनिवर्सिटी ग्रुप में जाके चेक करो, क्या इसमें कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएट अप्रूव्ड लिस्ट में हो, तो उसको दे दो। सेम बॉ वैली कॉलेज, जाओ ग्रुप में चेक करो एक एक करके कि इसमें कोई प्रोग्राम है जो पीजीडब्ल्यूपी अप्रूवल हो तो दे सकते हो। सेम कॉनेस्ट होगा, सेम केयानो। तो यहाँ से तुमको लिस्ट मिल जाएगी, पर अल्टीमेटली तुम्हें व्हाट्सएप वाले ग्रुप में तो चेक करना ही है कि क्या ये यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। क्योंकि प्रोग्राम अवेलेबल होगा तो देने का मतलब है, प्रोग्राम क्लोज होगा तो देने का कोई मतलब नहीं है। और अभी हर कॉलेज की एक अलग लिस्ट निकली है कि हमारा प्रोग्राम पीजीडब्ल्यूपी में सामने वाले ने, आईआरसीसी ने अप्रूव किया है कि नहीं। जैसे सप्लाई चेन का प्रोग्राम है तो सारी कॉलेजों का अप्रूव नहीं है, कुछ कुछ कॉलेजों का अप्रूव हुआ है, कुछ का नहीं हुआ है। तो हर कॉलेज ने एक अपना पीजीडब्ल्यूपी अप्रूव्ड लिस्ट हम लोगों को दिया हुआ है, रोज ईमेल करते हैं ये लोग कि हमारा ये पीजीडब्ल्यूपी अप्रूव्ड प्रोग्राम लिस्ट है। तो वो हम आप लोगों को फॉरवर्ड करते हैं, कईयों को ईमेल मिलते भी होंगे इसके, राइट। तो वो वहां से हम लोग देखते हैं। और आपको इतनी मेहनत ना करनी हो तो किन्नरी का पढ़ लो, वो वहां से पढ़ के अपडेट करती हैं, साइड पे बोल्ड में लिखती है कि ये पीजीडब्ल्यूपी अप्रूव्ड है कि नहीं। तो अपने को क्या करना है, मास्टरपीस वाली शीट में से ऑप्शन शॉर्टलिस्ट करने हैं, फिल्टर करने हैं, फिर वो फिल्टर के हिसाब से ग्रुप में जाके चेक करना है, मई 25 के, September 25 के, कि इसमें अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। तुम लोगों को अगर एक ओवरऑल देखना है, ओवरऑल अगर तुम्हें एक व्यू चाहिए, जस्ट अ मिनट, स्क्रीन शेयरिंग। ठीक है, चलो अगर अभी मुझे एक ओवरऑल व्यू चाहिए तो मैं जाऊंगी कंप्यूटर्स में। आईटी का स्टूडेंट है, बीसीए वाले की बात चल रही है, ठीक है। कंप्यूटर वाला स्टूडेंट है, उसकी मैंने एक्सेल ओपन की, उसमें तुम लोगों को नीचे सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। Just a minute। हाँ, पीजी, मास्टर्स, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, बैचलर्स सब मिल जाएंगे। अपने मास्टर्स पे एक बार जाते हैं, ठीक है। मास्टर्स पे हम लोग गए, प्रोग्राम का नाम लिखा है, सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। विल जस्ट चेक द रिक्वायरमेंट ऑल्सो। देखो, कॉन्कॉर्डिया यूनिवर्सिटी एल्बर्टा में 12+3 में 2 डिग्री में ऑफर देते हैं, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एफडीयू में आज मुझे पता चला 12+3 एक्सेप्टेड है, सो विल राइट हियर 12+3। ठीक है, और बाकी कहीं पे भी 12+3 एक्सेप्टेड नहीं है। तो आपको ओवरऑल व्यू देखना है तो यहाँ से मिल जाएगा। पीजी डिप्लोमा ओवरऑल कहाँ है, तो वो आपको ओवरऑल देखना है तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे आपको अगर कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट आता है कुछ पर्टिकुलर ढूंढने के लिए कि मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग ही करना है, राइट, तो आप पहले तो अपने ग्रुप में ढूंढ लो, वो बेस्ट तरीका है। अगर वहां नहीं मिल रहा तो यहाँ पे ढूंढ लो, तो तुम्हें पता चलेगा कि क्लाउड 2-3 जगह पे है।
तो सबसे पहले हम्बर कॉलेज में क्लाउड अवेलेबल है, लॉयलिस्ट कॉलेज में क्लाउड अवेलेबल है, और एक कैम्ब्रियन कॉलेज में क्लाउड कंप्यूटिंग अवेलेबल है। तो आपको ये एक आइडिया आ जाएगा। फिर अगर कोई आता है साइबर के लिए कि मुझे साइबर सिक्योरिटी करना है, तो जीबीसी करता है, फिर उसके बाद लॉयलिस्ट करता है, सॉल्ट कॉलेज भी करता है, सेनेका भी करता है, ये सब करते हैं। ठीक है, इसमें कोई बंदा बोले मुझे 2 ही साल का कोर्स चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से देख पाओगे कि अच्छा 2 साल का लॉयलिस्ट ऑफर करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इनका 2 साल का प्रोग्राम जो है ये सब 1 साल का कर रहे हैं, 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर, 2 इयर्स का खाली लॉयलिस्ट ही कर रही हैं। तो ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा, क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि क्या है करके। ठीक है, कोई स्टूडेंट बोले नहीं मुझे प्रोग्राम दो तो ऐसा दो जो 2 ही साल का हो, 2 इयर्स का ही हो, तो आप सिंपली यहाँ पे 2 इयर्स लिख लो। क्या क्या मिल रहा है, तो तेरे को 2 इयर्स में लॉयलिस्ट के ये पांचों प्रोग्राम मिल रहे हैं, ये लॉयलिस्ट कॉलेज ही ऑफर करती है ये। सेंट क्लेयर कॉलेज का डेटा एनालिटिक्स लोगे तो 2 साल का है, वेब लोगे तो 1 साल का है। ठीक है, तो ये आपको ओवरऑल आइडिया यहाँ से आ जाएगा, ये वाली एक्सेल से। तो एक ये एक्सेल आप यूज कर सकते हो, एक आपको अपना जो मास्टरपीस दिया गया है 1 पेजर वो यूज कर सकते हो, और एक आपको ग्रुप यूज करना है, मई वाला सितंबर वाला, और उसमें से आपको ऑप्शन शॉर्टलिस्ट करने हैं। ठीक है, तो ये तरीके से आपको ये ऑप्शन शॉर्टलिस्ट करके स्टूडेंट को देने हैं, उसकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आपको 10-15 प्रोफाइल ग्रुप में देती हूँ, उसके बेस पे आपको ये प्रैक्टिस करनी है। अभी इससे पहले 3 4 5 चीजें आप लोगों को मैं बता दूं। देखो, जब भी कोई कॉमर्स का स्टूडेंट आता है ना, तो ज्यादातर हमें ये देखा जाता है इसका 12+3 बैकग्राउंड है कि 12+5 है, क्योंकि कॉमर्स में 4 साल की डिग्री होती नहीं, या तो 3 साल की होगी बीकॉम करके आएगा, या 5 साल की होगी एमकॉम के बाद आएगा। ठीक है, तो अगर एमकॉम के बाद आता है कोई चक्कर नहीं है, वो सब जगह एलिजिबल है। अगर बीकॉम के बाद आता है तो ये खास देखना पड़ेगा 12+3 कहाँ पे एक्सेप्ट होता है। ओके, दूसरी चीज आईटी वालों का, आईटी में भी सेम ऐसा है, 2 टाइप की डिग्री है, 12+3 है, 12+4 है, 12+5 भी है। तो 12+3 खाली बीसीए वाला बच्चा है तब अपने को देखना है 12+3 कहाँ पे एक्सेप्ट होता है, तो हम उसको वो वाला दे पाएंगे। ओके, देखो ये 12+3 और 12+4 वाला चक्कर सिर्फ मास्टर्स के लिए है, पीजी डिप्लोमा में तो सब एक्सेप्ट होता है, 12+3 12+4 12+5 सब कुछ एक्सेप्ट होता है, उसमें देखने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या देखना है कि प्रोग्राम पीजीडब्ल्यूपी अप्रूव्ड है कि नहीं, बराबर। और मास्टर्स के लिए सारे क्राइटेरिया देखने पड़ेंगे, अगर मास्टर के क्राइटेरिया मैच करते हैं तो उस हिसाब से उसको मास्टर दो, और मास्टर के क्राइटेरिया मैच नहीं करते तो पीजी तो मिलने ही वाला है, पर उसमें देखना पड़ेगा कि प्रोग्राम अप्रूव्ड लिस्ट में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो ये तरीके से हम जो है वो शॉर्टलिस्टिंग करेंगे। फिर मैं आपको एक और चीज बता दूं, अपने पास आएंगे 3 साल की डिग्री वाले ये स्टूडेंट, बीएससी बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये वाले स्टूडेंट आएंगे, तो इनके लिए मास्टर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बीएससी एमएससी बायोलॉजी, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी फिजिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स, ये सब 3 साल की डिग्रियां नहीं चलाते, तो वो स्टूडेंट को पीजी डिप्लोमा ही लेना पड़ेगा, या फिर वो एमबीए वगैरह में स्विच कर सकता है। एमबीए क्योंकि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट जो है वो एमबीए कर सकता है, तो वो एमबीए में स्विच कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो एक ये बात हो गई। अभी हमारे पास आएंगे स्टूडेंट डिप्लोमा वाले, राइट। ओके, अभी एक और चीज, ये हो गया अपना साइंस का बैकग्राउंड। अभी अपने बात करते हैं हेल्थ बैकग्राउंड की। तुम्हारे पास कोई बंदा है, मैंने बी फार्म किया है, मुझे वहां एम फार्म करना है, तो एम फार्म करके कोई चीज वहां पे नहीं है। ठीक है, वहां पे स्टूडेंट बी फार्म के बाद या तो फार्मेसी टेक्नीशियन कर सकता है, या हेल्थ साइंस में जा सकता है, डिप्लोमा फार्मेसी टेक्नीशियन कर सकता है, हेल्थ साइंस में जा सकता है, या फूड साइंस टेक्नोलॉजी ये वगैरह कोर्स ले पाएगा। तीसरा, अगर तुम्हारे पास कोई स्टूडेंट है, मैंने यहाँ बीएससी फिजियोथेरापी किया है, मुझे वहां पे मास्टर्स फिजियोथेरापी करना है, तो वहां पे मास्टर फिजियोथेरापी करके कोई चीज नहीं है। फिजियोथेरापी के स्टूडेंट के लिए वहां पे जो मास्टर डिग्री में अवेलेबल है
वो लिख लो। ये सारी चीजें अपने लिख लिख के करते हैं, नहीं तो तुम लोगों को दिक्कतें आएंगी। एक मिनट, ये हम लिख के करते हैं ये चीजें। जस्ट अ मिनट। ठीक है, चलो अभी हम बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो सपोज अपने पास मैनेजमेंट का बैकग्राउंड आया, तो मैनेजमेंट के बैकग्राउंड में अपने पास दो ही टाइप के बंदे आएंगे। एक बीकॉम वाला आएगा, एक ज्यादा सा एमकॉम वाला आएगा, या फिर कोई बीबीए वाला आएगा, या कोई एमबीए वाला आएगा। ठीक है, ये चार ही केस अपने पास आने वाले हैं। तो सिंपल 12+3 बैकग्राउंड है और 70% है, तो बंदा मास्टर्स के लिए एलिजिबल है। और 12+3 बैकग्राउंड है और उसके परसेंटेज कम है, बिलो 70 है, तो सीधा उसको पीजी डिप्लोमा देना है। जो PGWP अप्रूव्ड प्रोग्राम्स हो वो वाले देने हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा अपने पास आया एमकॉम वाला, तो एमकॉम वाले का कोई चक्कर नहीं है, उसको डबल मास्टर्स कोई भी जगह पे दे दो। ठीक है, इसमें इसके 55% होंगे, 60% होंगे, तो एडमिशन मिल जाएगा। अगर कोई बंदा आता है एमबीए वाला, ठीक है, ऑलरेडी एमबीए करके आया, तो क्या करोगे? दोबारा तो अपने एमबीए दे नहीं पाएंगे, नहीं तो उसका वीजा रिजेक्ट होगा कि भाई इंडिया तो एमबीए करके आया, तू अभी एमबीए फिर से क्यों करने के लिए आ रहा है। तो उस केस में इसको हम मास्टर दे पाएंगे, पर एमबीए नहीं। तो एमबीए ना करके क्या मास्टर दे पाएंगे? तो मास्टर्स में जैसे मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट होता है, MOM, मास्टर्स इन मैनेजमेंट, MIN, या फिर MA बिजनेस लीडरशिप, या फिर MA ओनली लीडरशिप, ये वाले प्रोग्राम हम इसको दे पाएंगे। कि मुझे एमबीए तो मैंने किया, पर मेरे में अभी भी लीडरशिप की कमी है, मेरे में अभी भी मैनेजमेंट की स्किल्स की कमी है, क्योंकि मैंने एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है। तो ये वाले प्रोग्राम्स आप इसको एमबीए वाले को दे पाओगे। एमबीए वालों के इसमें वीजा निकल रहे हैं, ठीक है, हैंड्स प्रूफ है, तो ये वाले ऑप्शन तुम उनको दे पाओगे। तो ये हो गया अपना पहला मैनेजमेंट बैकग्राउंड। ठीक है, गलती से भी एमबीए वालों को दूसरी बार एमबीए मत दे देना, डबल एमबीए, उसमें वीजा उसका रिजेक्ट होगा। अभी हम बात करते हैं कंप्यूटर बैकग्राउंड की, जिसमें अपने पास आएंगे बच्चे बीसीए वाले, फिर बी इंजीनियरिंग वाले, जो सीएस वाले होंगे, आईटी वाले होंगे। ठीक है, और एक आएंगे एमसीए वाले स्टूडेंट। देखो, बीसीए वाला है वो 12+3 है। 12+3 दो ही यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, कॉन्कॉर्डिया एंड FDU, तो उसी में मास्टर्स दे पाएंगे। नहीं तो इसको पीजी ही देना है। क्या देखकर? PGWP अप्रूव्ड प्रोग्राम्स देखकर, तो ही इसको देना है। अगर कोई बंदा बी इंजीनियरिंग करके आता है या MCA करके आता है, कोई चक्कर नहीं, इसको मास्टर्स दे सकते हैं। परसेंटेज 55% है तो UNFC दे देंगे। अगर 60, 65, 70 जैसी जैसी रिक्वायरमेंट, हम ये वाला ऑप्शन इन सबको दे पाएंगे। बैकलॉग देख करके, ये सब देख करके देना है। ठीक है, तो ये हो गया अपना IT का बैकग्राउंड। अभी हम बात करते हैं दूसरे बैकग्राउंड्स की। ठीक है, दूसरे सब तरह के इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, जिसमें आ गए अपना मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल। ठीक है, फिर आ गया अपना EC, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, पेट्रोलियम, ये सारे बैकग्राउंड्स आ गए। ओके, अभी इन लोगों में क्या है, इनका कोई 12+3 12+4 का चक्कर ही नहीं है, ये 12+4 वाले ही है सारे स्टूडेंट्स। ठीक है, इनके केस में ये होगा कि अगर इनके परसेंटेज 70% से ऊपर है, तो ये बंदे एलिजिबल होते हैं मास्टर्स के लिए। और अगर जैसे इनकी बैकलॉग्स वगैरह अच्छी है तो मास्टर्स, नहीं तो हम इनको PG डिप्लोमा दे पाएंगे। अभी देखो, लगभग ज्यादातर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में जो PG डिप्लोमा है, उसकी IELTS की रिक्वायरमेंट है 6.5 बैंड्स की। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा धुरंधर व्यक्ति आ जाए, वो बोले भाई मैंने BE किया, मेरी कुछ
30-35 बैकलॉग्स हैं मेरे। आईएल्स में मांड 6 बैंड आए हैं, वो भी मेरे 2 मॉड्यूल में 5.5 हैं। ठीक है। और मैंने पढ़ाई खत्म करी थी 2015 में, उसके बाद से मैं जॉब कर रहा हूँ। ये सब खराब प्रोफाइल तुम्हारे पास आ गया, 6 बैंड वाला बैचलर डिग्री वाला। अभी तुम उसको पीजी दे नहीं पाओगे क्योंकि सबसे पहले उसके पास 6.5 बैंड नहीं है। तो उस केस में यहाँ पे ध्यान रखना कि लोअर प्रोफाइल, उसमें अगर इंजीनियरिंग फील्ड है, ठीक है, लोअर स्कोर है, लोअर प्रोफाइल है, तो उस केस में आप इनको डिप्लोमा दे सकते हो, यस। बट थोड़ी डिफरेंट फील्ड का, जैसे कि डिफरेंट फील्ड यानी सपोज फॉर एग्जांपल मैकेनिकल कोई करके आया है, तो तुम उसको डिप्लोमा मैकेनिकल नहीं दे पाओगे, पर तुम उसको डिप्लोमा वेल्डिंग दे पाओगे क्योंकि उसने वेल्डिंग का पढ़ाई उतना डिटेल में नहीं किया है। और आजकल वहां पे ट्रेड कोर्सेस ही चल रहे हैं, यानी वेल्डिंग वालों को ही जॉब मिल रही है। ठीक है, तुम उसको प्लम्बिंग दे पाओगे, तुम उसको दे पाओगे HVAC हीटिंग एंड वेंटिलेशन एयर कंडीशनर, पूरा कनाडा हीटर पे चलता है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पे गर्मियों में एसी बंद हो जाए तो 5 मिनट नहीं चलेगा, वैसे कनाडा में सर्दियों में हीटर बंद हो जाए तो उन लोगों को नहीं चलेगा। तो पूरा कनाडा हीटिंग पे चलता है। और कनाडा में 8 महीने बर्फ पड़ती है, 8 महीना ठंडी रहती है, यानी 8 महीना वहां पे चलता ही है हीटर। तो हीटिंग वेंटिलेशन का कोर्स मस्त कोर्स है, जिसमें इनको जॉब मिलने के चांसेस काफी रहते हैं, क्योंकि हीटर का जो है वो मेंटेनेंस आता है, जैसे अपने एसी का मेंटेनेंस आता है, तो वो सारी चीजें रिपेयरिंग वर्क होता है। HVAC का कोर्स दे सकते हैं, पावर इंजीनियरिंग दे सकते हैं। देखो, पावर इंजीनियरिंग का कोर्स पीजी लेवल पे, मास्टर लेवल पे बना ही नहीं है, और ये हाईएस्ट पेड कोर्स है पूरे कनाडा में। ठीक है, यानी अगर किसी ने पावर इंजीनियरिंग कर लिया तो उसका सैलरी $80,000 से स्टार्ट होगा, जो मास्टर डिग्री वाले का भी नहीं होगा। ठीक है, मास्टर का भी सैलरी $60,000 से चालू होगा। पर ये कोर्स ऐसा है जिसमें थर्मोडायनेमिक फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना आता है। जो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स पहले ही बोल देते कि मुझे थर्मोडायनेमिक्स मत दो, मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स मत दो, वो अगर इसने पढ़ा तो फिर इसकी चांदी चांदी, इसको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। ठीक है, पेट्रोलियम है, मैकेनिकल वालों को पेट्रोलियम दे सकते हैं। इसमें 80,000, 70,000, $80,000 से जॉब का स्टार्टिंग होता है। तो ये सारे कोर्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मैकेनिकल से रिलेटेड है, पर इसमें पूरा मैकेनिकल पढ़ाई नहीं किया है, यानी मैकेनिकल में उसने वेल्डिंग पूरा पढ़ाई डिटेल में नहीं किया, प्लम्बिंग पूरा डिटेल में पढ़ा नहीं है, HVAC डिटेल में नहीं पढ़ा, खाली एक एक सब्जेक्ट पढ़ा है। तो वो वाले कोर्सेज डिप्लोमा लेवल पे ये वाले स्टूडेंट ले सकते हैं। तो किसी के कम बैंड्स हो तो उसको सेम कोर्स मत दो, मैकेनिकल टू मैकेनिकल मत दो, पर मैकेनिकल से थोड़ा डिफरेंट फील्ड का जो कोर्स है वो आप इसको अपने दे सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में लोअर प्रोफाइल में यस, डिप्लोमा यू कैन ऑफर इफ दे आर नॉट एलिजिबल फॉर मास्टर, if they were even not eligible for PG diploma, then go for the diploma course but in a different field। ठीक है, ये हमने एक बात कर ली। अभी हम बात करते हैं साइंस कैटेगरी की, कि अगर अपने पास आया बंदा बायोलॉजी करके, केमिस्ट्री करके, ठीक है, अगर आया फिजिक्स करके, मैथ्स करके, जियोलॉजी करके, जियोग्राफी करके, ठीक है, फिर स्टैटिस्टिक करके, ये सारे प्रोग्राम ये अगर अपने पास पढ़ के आया है, ठीक है, तो उस केस में अपने क्या करेंगे? तो इनको ये सारे जो होते हैं वो हमारे पास 2 जन आएंगे। एक आएगा हमारे पास BSc करके, ठीक है, जो है 12+3, और एक आएगा अपने पास MSc करके, जो है 12+5। तो देखो, 12+5 वाला बंदा डबल मास्टर्स करने के लिए एलिजिबल है, पर ये जो साइंस के सारे प्रोग्राम कनाडा में ऑफर किए जाते हैं वो सारे प्रोग्राम कनाडा में है थीसिस बेस्ड। ठीक है, तो मास्टर्स डिग्री भी यहाँ पे एक और चीज 2 टाइप की है, एक होती है थीसिस बेस्ड डिग्री और एक होती है कोर्स बेस्ड डिग्री। ठीक है, तो हम कौन सी लेते हैं? हम लेते हैं कोर्स बेस्ड डिग्री। क्यों? क्योंकि कोर्स बेस्ड डिग्री में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, और थीसिस बेस्ड डिग्री में डायरेक्ट नहीं मिलता।
इसमें सुपरवाइजर अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। नाउ व्हाट इज सुपरवाइजर अप्रूवल? सुपरवाइजर अप्रूवल यानी जो वहां पे प्रोफेसर पढ़ाते हैं उनको थीसिस लिख के दो, उनको रिसर्च पेपर सबमिट करवाओ, उनको प्रपोजल भेजो। अगर उनको पसंद आया तो वो सिलेक्ट करेंगे और आपको एडमिशन देंगे। और ऐसे ईमेल में लिख के उनको भेजना पड़ता है अप्रूवल के लिए, जो बहुत टाइम लगता है। पॉजिटिव आंसर्स उसमें बहुत कम आते हैं। तो इस केस में थीसिस बेस्ड जो ऑप्शन है वो ज्यादा एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट वेट करता रहता है। और सामने वाला की भी परिस्थिति ऐसी है प्रोफेसर की कि उसको 80-90 हजार मेल आते हैं, तो वो पढ़ने वाला है नहीं उतने ज्यादा। तो इस केस में बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि थीसिस बेस्ड में मिले एडमिशन। तो उस केस में वी विल ऑलवेज सजेस्ट टू गो फॉर कोर्स बेस्ड ऑप्शन। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस डिग्रीज आर, क्योंकि ये साइंस की डिग्री है तो ये सारी की सारी रिसर्च बेस्ड ही डिग्री है, इसमें कोई कोर्स बेस्ड ऑप्शन नहीं है। तो बिकॉज ये रिसर्च बेस्ड ऑप्शन है तो ये मास्टर वालों को और बैचलर्स वालों को दोनों के लिए एडवाइजेबल ये रहता है कि ये लोग जो है वो अपनी फील्ड का, या तो उनके पास ऑप्शन वन ये है कि वो फील्ड चेंज करके एमबीए या मास्टर्स इन मैनेजमेंट मैनेजमेंट साइड चले जाएं। ठीक है, तो इनको अगर ऐसा है कि भाई मुझे मेरे स्पाउस को लेकर के जाना है, ये वो चीजें हैं, तो ये यहाँ पे सॉल्व हो जाए। दूसरा ऑप्शन याद रखना, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी है, ये एमएस रेगुलेटरी अफेयर्स में देती है। ठीक है, बायोटेक में देती हैं। तो ये सारे प्रोग्राम में अगर ये एलिजिबल है तो कर सकते हैं। फिर इसमें ऑप्शन नंबर 3, ये साइंस वाले स्टूडेंट अगर चाहे तो मास्टर्स हेल्थ साइंस, जो कोर्स बेस्ड कई कई जगह पे अवेलेबल है, तो जहां पे कोर्स बेस्ड प्रोग्राम ये अवेलेबल है वहां पे अप्लाई करें। ठीक है, और उनके पास ऑप्शन नंबर 4, अगर इनको इन तीनों में से कुछ भी पसंद नहीं आया तो पीजी डिप्लोमा ले सकते हैं। अगर कोई कम प्रोफाइल वाला बंदा आया जो मास्टर और पीजी के लिए एलिजिबल ही नहीं बैठता, तो नंबर 3 इसको हम डिप्लोमा भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पांचों ऑप्शंस इनके पास अवेलेबल है साइंस डिग्री वाले स्टूडेंट्स के पास। ये हो गया अपना साइंस का बैकग्राउंड। अभी हम आते हैं अपने हेल्थ बैकग्राउंड के ऊपर। ठीक है, चलो इससे पहले छोटा है आर्ट्स का बैकग्राउंड। तो आर्ट्स वाले बच्चे जो है वो बीए करके आते हैं, बीए इंग्लिश करके आते हैं, हिंदी करके आते हैं, पता नहीं क्या क्या करके आते हैं, साइकोलॉजी करके आते हैं। ठीक है, और कुछ फिलोसॉफी करके आते हैं, और पता नहीं क्या क्या करके आते हैं। ठीक है, अभी इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो बीए अगर किसी ने इंग्लिश में किया है और उसकी इंग्लिश सच में अच्छी है, तो वहां पे लिंग्विस्टिक, ठीक है, टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज टीसॉल, ठीक है, फिर वहां पे एमए इंग्लिश, ये सारे कोर्सेस अवेलेबल है जिसमें ये कर पाएगा। अगर कोई बीए हिंदी करके आया है तो यूजलेस है, इसको कंपलसरी एमबीए या मैनेजमेंट फील्ड में ही इसको डाइवर्ट करना पड़ेगा। अगर कोई बंदा बीए साइकोलॉजी करके आया है तो इसको साइकोलॉजी रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स है, जैसे कि अपने एमए इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी अपने पास एडलर यूनिवर्सिटी में है, तो वो हम दे पाएंगे इसको। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे एडिक्शन एंड ड्रग काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ, ठीक है, ये सारे प्रोग्राम जो है वो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, बिहेवियरल साइंस, ऑटिज्म, और ये सब पीजीडब्ल्यूपी अप्रूव्ड लिस्ट में भी है। तो ये सब हम साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट को दे पाएंगे। और इसके छोड़ के कुछ भी करा है ना, फिलोसॉफी ये वो जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, उन सबको सिंपल मैनेजमेंट में डालो, एमबीए, मास्टर्स इन मैनेजमेंट, ये सारी फील्ड में। ठीक है, तो ये हो गया अपना आर्ट्स का फील्ड। ओके, अभी हम बढ़ते हैं लंबे टॉपिक पे जो है हेल्थ की फील्ड। ओके, हेल्थ में अगर तुम्हारे पास कोई बंदा आया, मैंने एमबीबीएस किया है, मैंने बीएचएमएस होम्योपैथी किया है, मैंने बीएमएस आयुर्वेदा किया है, तो इन तीनों के लिए एक ही आंसर है। इनका ऑप्शन नंबर 1 है कि वो लोग मास्टर्स करें और हेल्थ साइंस, पब्लिक हेल्थ,
या हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ये वाला ऑप्शन ले। ठीक है, अगर इसमें उसको एडमिशन नहीं मिलता है तो फिर उसके पास ऑप्शन नंबर 2 है कि ये लोग पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं। ठीक है, पीजी डिप्लोमा में सेम ये लोग हेल्थ के रिलेटेड पीजी ले सकते हैं, हेल्थ केयर मैनेजमेंट ले सकते हैं, ऊपर साइकोलॉजी वाले जितने भी पीजी हैं, जिसमें आया एडिक्शन, जिसमें आया ऑटिज्म, जिसमें आया मेंटल हेल्थ, तो वो सारे प्रोग्राम जो है ये डॉक्टर लोग ले सकते हैं। ठीक है, फिर इनके पास है ऑप्शन नंबर 3 कि अगर ये पीजी के लिए भी एलिजिबल नहीं होते, ये मास्टर्स के लिए भी एलिजिबल नहीं होते, तो ये हेल्थ के डिप्लोमा प्रोग्राम ले सकते हैं, पर क्योंकि डॉक्टर हुआ बंदा है तो इसके फिर डिप्लोमा में वीजा चांसेस लेस रहेंगे। तो इसको कोशिश करनी है कि वो मास्टर या पीजी के लिए ही जो है वो ट्राई करें, और नहीं होता तो फिर मुझसे पूछ के आप लोग इसको डिप्लोमा कोर्स भी सजेस्ट कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे हेल्थ फील्ड की। जो बंदा डेंटल लेकर के आया है, बीडीएस करके तुम्हारे पास आया है, अभी ये जो बीडीएस करके आया है तो इसकी एक्सपेक्टेशन, इनको पता है कि इनको डॉक्टर डेंटल सर्जरी में तो वहां पे एडमिशन नहीं मिलता है डायरेक्ट। ठीक है, तो इनकी एक्सपेक्टेशन आपके पास ये होगी कि मुझे आप डेंटल हाइजीन में मेरा एडमिशन करा दो। ठीक है, अभी डेंटल हाइजीन पूरे कनाडा में एडवांस डिप्लोमा लेवल पे है, 3 साल का। या फिर ये बोलेगा मेरे को डेंटल असिस्टिंग करा दो। अभी डेंटल असिस्टिंग पूरे कनाडा में है 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स। अभी ये दोनों पे वीजा नहीं आते हैं। ठीक है, इस पे बड़ी चौकड़ी है। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ पे इंडिया में हो डॉक्टर, और तुमको वहां पे हाइजीनिस्ट बनना है, यानी वहां के डॉक्टर के अंडर कोई अगर टीथ क्लीनिंग कराने के लिए आए, तो खाली क्लीनिंग का काम करने में हेल्प करने जैसा, जैसे तो वैसा हाइजीन जैसा काम करना है। तुम यहाँ पे डॉक्टर हो और वहां पे तुमको डॉक्टर के वो जो इंस्ट्रूमेंट होते वो पकड़ने का काम करना है, तो असिस्टिंग का काम करना है, तो फिर इनको वीजा नहीं मिलते हैं। ठीक है, इनके लिए रियलिटी चेक ये है कि इनके पास ऑप्शन नंबर 1 और 2 यही है कि ये मास्टर्स करे और हेल्थ केयर मैनेजमेंट में करे, कि मुझे इंडिया में वापस आके मेरा क्लिनिक स्टार्ट करना है, या मुझे बड़ी हॉस्पिटल में काम करना है, या फिर पीजी हेल्थ करें, तो इनके लिए जो है वो ज्यादा रहेंगे। अभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वहां पे जाके मास्टर्स हेल्थ केयर में लेकर के, पीजी हेल्थ केयर में लेकर के वहां पे उनकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं, वो क्रैक करके आगे फिर लाइसेंस लेके वहां पे प्रैक्टिस करने का काम करते हैं। पर ये यहाँ से नहीं होगा, वहां पहुंच के ही होगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि ये लोग ये 2 ऑप्शंस लेकर के जाए। अभी हम बात करेंगे हेल्थ में फिजियोथेरापी की, कि अगर तुम्हारे पास कोई स्टूडेंट आया फिजियोथेरापी किया है, ठीक है, इनकी एक्सपेक्टेशन होती मेरे को मास्टर्स फिजियोथेरापी दो, तो कनाडा में कोई मास्टर्स फिजियो में अवेलेबल नहीं है। इनके पास क्या ऑप्शन है, तो इनके पास ऑप्शन नंबर 1 है कि उनको अपनी फील्ड का मास्टर्स मिल सकता है काइनेशियोलॉजी में या फिर ह्यूमन काइनेटिक्स में। ठीक है, ये कहाँ अवेलेबल है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा में अपने पास अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में अवेलेबल है, ये निप्पी सिंह यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। ऐसी कुछ कुछ यूनिवर्सिटी है जो आपको मिलेगी। वो एक्सेल सब बनाई है ना, अलग 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 फिजियोथेरापी जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की, उसमें आपको मिलेगी। इनके पास ऑप्शन नंबर 2 है, अगर इनको अपनी फील्ड में नहीं मिलता, क्योंकि ये बहुत कॉम्पिटिटिव है, 7 बैंड चाहिए, 80% चाहिए, तो अगर ये नहीं मिलता तो वो मास्टर्स ले ले हेल्थ में, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, या पब्लिक हेल्थ में, ऐसे कोई प्रोग्राम ले ले। अगर उसमें भी नहीं मिलता तो ऑप्शन नंबर 3, इनको अपनी फील्ड में पीजी मिल सकता है, यानी पीजी काइनेशियोलॉजी में, ह्यूमन काइनेटिक्स में, इन सब में पीजी डिप्लोमा भी अवेलेबल है, तो वो ले सकते हैं। और अगर उनको वो भी नहीं लेना तो उनके पास ऑप्शन है पीजी हेल्थ केयर में, वो ले लें। ठीक है, तो इस तरीके के 4 ऑप्शंस इनके पास अवेलेबल है। और ऑप्शन नंबर 5 जो ये लोग सबसे ज्यादा प्रिफर करते हैं, वो कोर्स है डिप्लोमा लेवल का, ओटीए पीटीए।
यानी ऑक्यूपेशन थेरापी असिस्टेंट, फिजिकल थेरापी असिस्टेंट। अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ओटीए पीटीए में गए हैं। और कनाडा में फिजियोथेरापिस्ट का लाइसेंस लेना उतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि हमारे कई स्टूडेंट्स जो है वो वहां पे गए हैं। पढ़ाई के बाद कुछ 8 एक महीने में उनके पास फिजियोथेरापिस्ट का लाइसेंस आ गया है, और वो फिर वहां पे एज अ फिजियोथेरापिस्ट काम करते हैं। तो वहां पे एनपीटी करके एक एग्जाम देनी होती है, वो क्रैक करके ये कर लेते हैं। अपने वाले जो है वो ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो ये वाला प्रोग्राम ये लोग लेके जाते हैं कि उनके ऊपर स्टडी का बर्डन उतना ज्यादा ना हो, और वो अपने एग्जाम के ऊपर कंसंट्रेट कर सकें। तो ये भी एक ऑप्शन है। अभी मुझे नहीं पता ये वाला ऑप्शन पीजीडब्ल्यूपी लिस्ट में है कि नहीं। अगर हो तो डेफिनेटली सजेस्ट कर सकते हैं स्टूडेंट को, ठीक है। फिर अपने पास आते हैं नेक्स्ट है हेल्थ में फार्मेसी के स्टूडेंट, ठीक है। अभी फार्मेसी वालों का एक्सपेक्टेशन होता है मुझे एम फार्म चाहिए। अभी एम फार्म करके वहां पे कोई चीज नहीं है, राइट। तो फार्मेसी वालों के लिए क्या अच्छा रहे, तो इनके लिए है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि अगर इनको मास्टर्स करना है तो इनको कंपलसरी हेल्थ केयर मैनेज इन, हाँ ये लोग एलिजिबल होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के मास्टर्स रेगुलेटरी अफेयर्स। इसको नंबर 1 ऑप्शन देते हैं, या बायोटेक, ठीक है। इसको ये लोग नंबर 1 प्रायोरिटी देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 मास्टर्स पब्लिक हेल्थ या फिर हेल्थ केयर में। ऑप्शन नंबर 3 इनको क्या सही लगता है, तो ये लोग कर सकते हैं डिप्लोमा कोर्स फार्मेसी टेक्नीशियन का। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ के वो लोग वहां पे एग्जाम होती है, हाँ पीईबीसी का एग्जाम होता है। ये एग्जाम क्रैक करके एज अ लाइसेंस फार्मेसी टेक्नीशियन के तौर पे काम कर सकते हैं। ये भी एग्जाम अपने वाले क्लियर कर लेते हैं, अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे तो। डब्बू स्टूडेंट्स होंगे तो नहीं कर पाएंगे, पर होशियार स्टूडेंट होंगे तो ये लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये फार्मेसी टेक्नीशियन का एग्जाम क्रैक करके ये लोग लाइसेंस ले सकते हैं, अपने कई बच्चों ने लिया है। तो इसमें ना सैलरी अच्छी हो जाती है, जैसे नॉर्मली तुमको मिलेगी 14 15 16 डॉलर। अगर पढ़ाई के बाद जैसे तुमको स्टार्टिंग जॉब का जो सैलरी होगा वो होगा 22 23 डॉलर। पर अगर ये लाइसेंस आ जाता है तो फिर इनका सैलरी 35 डॉलर पर आवर, 50 डॉलर पर आवर, 60 डॉलर पर आवर तक का जाता है, ठीक है। तो ये इनके लिए अच्छा ऑप्शन है। ये सेंटेनियल कॉलेज ऑफर करती है, बहुत सारी कॉलेज करती है, जॉर्जियन वगैरह सब करती है ये कोर्स ऑफर फार्मेसी टेक्नीशियन का। अभी इनके पास ऑप्शन नंबर 5 वो ले सकते हैं पीजी डिप्लोमा अपनी फील्ड का रेगुलेटरी अफेयर्स में, या फिर क्लिनिकल रिसर्च में, ठीक है, या फिर फार्मास्यूटिकल क्यूए क्यूसी वाला कोर्स होता है उसमें। तो ये वाले प्रोग्राम ये लोग प्रिफर करते हैं। इनके पास ऑप्शन नंबर 5 पीजी डिप्लोमा हेल्थ केयर ये भी अवेलेबल है, ठीक है। अगर इन सब में नहीं बनता तो फिर कुछ और सोचने की जरूरत है, बाकी इनके पास ये सारे ऑप्शंस रहते हैं, ओके। और अपने भी इसी इसी प्रायोरिटी में ऑप्शन देते हैं। फिर हेल्थ की लास्ट कैटेगरी है वो है नर्सिंग। ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। नर्सिंग में अपने पास दो तरीके के स्टूडेंट आएंगे। एक आएगा बीएससी नर्सिंग किया हुआ जो कि है 4 साल की डिग्री, और एक तुम्हारे पास आएगा जीएनएम नर्सिंग किया हुआ स्टूडेंट जो है 3 साल की डिग्री। दोनों में फर्क पड़ जाता है। अगर किसी बंदे ने बीएससी नर्सिंग किया है तो क्या उसको डायरेक्ट मास्टर में एडमिशन मिलेगा? नहीं। मास्टर्स के लिए उनको बहुत रिक्वायरमेंट है। कनाडा का लाइसेंस चाहिए, ये क्लियर चाहिए, वो क्लियर चाहिए, ये सब चीजें उनको चाहिए। मास्टर में नहीं मिलता है। पर बीएससी नर्सिंग किया हुआ 4 साल की डिग्री लिया हुआ स्टूडेंट है तो उसके लिए ऑप्शंस जो है वो ये होते हैं कि ये बंदा जो है वो कई जगह पे पीजी डिप्लोमा में एलिजिबल होता है जो नर्सिंग के लाइसेंस प्रोग्राम है, यानी नर्सिंग के लाइसेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो वो नर्सिंग लाइसेंस के लिए जो प्रिपेयर करते हैं वैसे 8 10 यूनिवर्सिटी हैं जो ये प्रोग्राम ऑफर करती हैं। अभी याद आया तो मैं अभी आप लोगों को इसका शेयर कर देती हूँ।
देखो ये नर्सिंग के लिए पीटी भी यूज कर सकते हो, इंक्वायरी के लिए ही मैंने बनाया है कि नर्सिंग की इंक्वायरी आएगी तो नर्सिंग में 3 टाइप के स्टूडेंट आएंगे। 12th के बाद जिसको नर्सिंग करना है, जीएनएम के बाद जिसको नर्सिंग करना है, और बीएससी के बाद जिसको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो सीधी चीज, आफ्टर बीएससी नर्सिंग तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। एक तो तुम लाइसेंस प्रोग्राम के लिए जा सकते हो। वो लाइसेंस प्रोग्राम तुम्हें क्या देगा, तो आगे तुमको एनक्लेक्स जो लाइसेंस की एग्जाम है वो, ऑस्की, सीजीएफएनएस, ये सब करके प्रैक्टिकल अवर्स देगा, जिससे करके तुम आगे आरएन या पीएन में जा पाओगे। सेक्शन नंबर 2, अगर तुमको लाइसेंस में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम वहां पे जरंटोलॉजी, पैलेटिव केयर ऐसा करके प्रोग्राम्स होते वो कर सकते हो, जो एटलीस्ट तुमको ह्यूमन सर्विस आवर्स देंगे। और ऑप्शन 3, तुमको हेल्थ केयर के ऑप्शन मिलेंगे। पर सबसे प्रायोरिटी होता है सेक्शन 1 लाइसेंस प्रोग्राम। तो लाइसेंस प्रोग्राम कौन सी कॉलेज है, उसमें कौन से प्रोग्राम है, वो कितने साल के हैं, उसमें कोई वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है कि नहीं, और आइल्स में क्या स्कोर चाहिए, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है। तो आप ये वाला रिफर कर सकते हो नर्सिंग के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगर उसको जरंटोलॉजी करना है या हेल्थ केयर करना है तो कहाँ पे अवेलेबल है, तो वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, और जीएनएम के बाद उसके पास क्या क्या ऑप्शन है वो लिखा है। तो अपने बैक टू आते हैं अपने पीपीटी पे। तो बीएससी नर्सिंग वाला जो स्टूडेंट है उसके पास जो है वो ऑप्शन नंबर 1, कि वो हो सके तो लाइसेंस प्रोग्राम में ही जाए। ऑप्शन नंबर 2, अगर वो लाइसेंस में नहीं जाना चाहता तो फिर वो हेल्थ केयर का, सॉरी, जरंटोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जरंटोलॉजी यानी ओल्ड एज का नर्सिंग होता है, इसमें जाएगा तो भी अच्छी जॉब मिलेगी। या पैलेटिव केयर, या फिर जैसे केयर वाले जो भी प्रोग्राम्स है वो इसमें जाए। उसमें भी नहीं जाना चाहता तो फिर ऑप्शन नंबर 3, वो हेल्थ केयर में जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी इसका क्रम चेंज करूंगी। यहाँ पे मैं ऑप्शन 1 दूंगी मास्टर्स हेल्थ केयर को, क्योंकि किसी को अगर ऐसा है कि मुझे स्पाउस को लेके जाना है तो फिर नीचे के कोई प्रोग्राम उसको स्पाउस अलाउड नहीं करेंगे। ठीक है, या कोई प्रोग्राम उसको 3 साल का गारंटीड वर्क परमिट नहीं देंगे। तो यहाँ पे मैं अगेन मास्टर्स को पहले नंबर पे रखूंगी आज की सिचुएशन में। ठीक है, तो ये हो गया अपना बीएससी नर्सिंग का। अभी कोई जीएनएम नर्सिंग वाला स्टूडेंट आता है तो उसके पास ऑप्शन 1, उसको ये लाइसेंस वाले प्रोग्राम नहीं मिलते हैं, या फिर उसको मास्टर भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जीएनएम जो है वो एक तरह से डिप्लोमा कहा जाता है, बैचलर डिग्री नहीं कहा जाता। तो उसको कुछ कुछ कॉलेजेस पीजी डिप्लोमा अलाउड करती हैं। उसकी लिस्ट मैंने इसमें दी हुई है कि कौन कौन सी जीएनएम के बाद अलाउड करती हैं, तो वो दे दे सकते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 2, इनको हम डिप्लोमा दे सकते हैं इसी फील्ड का, पीएसडब्ल्यू, सोशल सर्विस वर्कर, पर्सनल सपोर्ट वर्कर, कम्युनिटी सपोर्ट वर्कर। ठीक है, ये वाले प्रोग्राम्स हम इनको दे पाएंगे। राइट, तो ये हो गया अपना नर्सिंग के प्रोग्राम्स। राइट, तो अपने इसमें लगभग लगभग जो है वो सारे प्रोग्राम्स का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया जो आ गए। ये हुआ अपना बैचलर्स का। अभी हम बात करते हैं 12th वाले बच्चों की, कि अगर तुम्हारे पास 4 टाइप के स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, 4 टाइप के स्टूडेंट्स आएंगे। एक आएगा तुम्हारे पास 12th आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा। एक आएगा तुम्हारे पास 12th कॉमर्स वाला स्टूडेंट। एक आएगा 12th पीसीएम वाला स्टूडेंट जिसने ए ग्रुप यानी मैथमेटिक्स पढ़ा है। और एक आएगा तुम्हारे पास 12 प्लस बायो वाला बच्चा जिसने बी ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसने मैथ्स नहीं पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ा है। ठीक है, तो इसको हम क्या दे सकते हैं? तो देखो, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के प्रोग्राम्स और ह्यूमैनिटीज वालों के बता दो। ये लोग ज्यादातर जाते हैं इकोनॉमिक्स में। अगर बंदा पढ़ाई में अच्छा होगा तो वो इकोनॉमिक्स चूज करेगा, या फिर वो चूज करेगा साइकोलॉजी। ये इनका फिक्स है।
ये इसी दो में चॉइस दो, ज्यादातर ये इसी दो में चले जाएंगे। कुछ कुछ स्टूडेंट्स आपको फैशन इंडस्ट्री के मिलेंगे इसमें, दैट्स इट। इससे ज्यादा इनकी कोई और ज्यादा चॉइस नहीं होती है। कॉमर्स की अगर हम बात करें तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, इसके पास ऑप्शन है, ये बीबीए कर सकता है, ये अपना डिप्लोमा जो करना चाहे, तो अभी के हिसाब से हम डिप्लोमा अगर इसको देंगे तो हम सजेस्ट करेंगे दो ही ऑप्शन, एक डिजिटल मार्केटिंग का या फिर ये करे सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि वही पीजी डिप्लोमा में आता है। नहीं तो बेस्ट ये रहेगा कि वो बीबीए कोई भी कर ले, चाहे जो उसकी मन मर्जी, एचआर करना चाहे, अकाउंटिंग करना चाहे, जो करना चाहे बीबीए के ऊपर वो कर सकता है। फिर तुम्हारे पास आएंगे स्टूडेंट्स पीसीएम वाले। अभी पीसीएम वाले जो स्टूडेंट है मैथ्स ग्रुप वाले, ये 99% स्टूडेंट्स जो है वो एक ही जगह जाना चाहते हैं, वो है बैचलर्स डिग्री कंप्यूटर्स में, ठीक है। अगर इनको बैचलर नहीं करना तो इनको डिप्लोमा पढ़ना है आईटी कंप्यूटर में। डिप्लोमा के सारे कोर्सेज, ऑल कोर्सेज आर एलिजिबल फॉर पीजीडब्ल्यूपी प्रोग्राम, तो कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। ये स्टूडेंट्स का कोई चक्कर नहीं, उसको डिप्लोमा भेजो, एडवांस डिप्लोमा भेजो, बैचलर भेजो, नो प्रॉब्लम। ओके, अभी प्रॉब्लमेटिक चीज आ गई, ठीक है, ये ध्यान से सुन लो, ये समझने वाला है। ये चौथा ग्रुप है, ये प्रॉब्लमेटिक है। ये है पीसीबी का ग्रुप, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अभी इनकी क्या इंडिया में प्रॉब्लम है मैं बताऊं। ये लोग जाते हैं अपने 12th के बाद पीसीबी में, तो जो पीसीबी वाला स्टूडेंट तुम्हारे आसपास होगा उसकी इंडिया में क्या परिस्थिति है कि इंडिया में उसको करना है, सबसे पहले उसको करना है डॉक्टर डिग्री, यानी उसको चाहिए एडमिशन एमबीबीएस में। अगर उसको वहां पे नहीं मिलता तो उसको करना है बीडीएस, वहां पे नहीं मिलता तो उसको करना है फिजियोथेरापी, नाम के आगे डॉक्टर लगना चाहिए, ठीक है। अभी उसमें भी नहीं मिले तो ये राजी है फार्मेसी, उसमें भी नहीं मिले तो फिर ये बीएससी करना चाहते हैं। करो 5-10 मिनट, 10 मिनट हाँ, 10 मिनट पाऊंगी, देख लीजिए 10 मिनट, हाँ। बीएससी करते हैं, ठीक है, ये इनका एक्सपेक्टेशन होता है। पर कनाडा में क्या है, कनाडा में 12th के बाद डायरेक्ट एमबीबीएस या डॉक्टर डिग्री नहीं होती है। कनाडा में कोई डायरेक्ट फार्मेसी या डायरेक्ट फिजियोथेरापी में एडमिशन नहीं मिलता है। कनाडा में सिचुएशन ये है कि तुमको अगर फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट, ये सब चीजें अगर तुमको करनी है तो तुमको कनाडा में एक डिग्री करनी पड़ेगी बैचलर्स की, उसके बाद तुमको एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी, फिर तुमको मिलेगा डॉक्टर डिग्री में एडमिशन, ठीक है। जैसे कि मुझे बनना है डॉक्टर वहां पे, तो मेरे को एक बैचलर डिग्री कनाडा में करनी पड़ेगी, बैचलर बायोलॉजी, बैचलर हेल्थ साइंस, कोई भी। फिर मुझे उसकी एंट्रेंस देनी पड़ेगी, जो हम यहाँ पे नीट देते हैं 12th के बाद, वैसे वहां पे उनकी एंट्रेंस होती है, वो देनी पड़ेगी। और उसके बाद मुझे डॉक्टर ऑफ सर्जरी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ डेंटल सर्जरी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, इन सब में मुझे उसके बाद एडमिशन मिलेगा। तो हमारे लिए जरूरी क्या है कि ये सारे जो 12th पीसीबी वाले बच्चे हैं उनका एडमिशन होना चाहिए बैचलर्स डिग्री में, प्रिफरेबली बायोलॉजी या पब्लिक हेल्थ, हेल्थ साइंस या बायोकेमिस्ट्री, इस तरह के कोर्सेस में, ठीक है। उनको चाहिए 40% बायोलॉजी, 40% केमिस्ट्री, 10% मैथ्स और 10% स्टेटिस्टिक्स, ये उनको कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ओके, नाउ उसके बाद ओके, अभी इनकी दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कनाडा में लगभग लगभग सारे प्रोग्राम्स में मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है। यानी अगर तुमको नर्सिंग करना है, फार्मेसी करना है, डेंटल करना है, डिप्लोमा भी करना है, तो भी इनको सबको चाहिए मैथमेटिक्स, ठीक है। अभी इनके पास मैथमेटिक्स होता नहीं है, तो नॉन मैथमेटिक्स के लिए, जिनके पास नो मैथ्स है, ठीक है, और पीसीबी वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इनके पास क्या ऑप्शन है। तो इनका पहला ऑप्शन ये है कि इनको जो भी यूनिवर्सिटी विदाउट मैथ
बैचलर्स डिग्री देती है बायोलॉजी में, ये चुपचाप ले ले। कौन कौन देता है? यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना, ट्रिनिटी वेस्टर्न, अल्गोमा, ये 3 यूनिवर्सिटी देती है। तो यहाँ पे ये चले जाए। अगर उनको ये यूनिवर्सिटी पसंद नहीं या एलिजिबल नहीं है तो ऑप्शन नंबर 2, डिप्लोमा जो बिना मैथ्स के होता है, विदाउट मैथ्स। तो विदाउट मैथ्स कौन से डिप्लोमा होते हैं? ओटीए पीटीए, ठीक है। फिर यहाँ पे होता है हेल्थ एंड फिटनेस, फिर सोशल सर्विस वर्क, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ठीक है। ये सारे जो प्रोग्राम्स है ना वो सब होते हैं बिना मैथ्स के, तो वो डिप्लोमा ले लें। या फिर ऑप्शन नंबर 3 कि ये मैथ्स दे, मैथ्स का एग्जाम दे। तो मैथ्स करने का क्या तरीका है? तो या तो ये एनआईयूएस बोर्ड से एक्सटर्नल मैथ्स दे दे, या फिर एक ऑनलाइन वेबसाइट है, ठीक है। कौन सी वेबसाइट है? ऑन्टारियो हाई स्कूल, ontarioSchool.com करके एक वेबसाइट है। ऑन्टारियो हाई स्कूल, आई थिंक ऑन्टारियो हाई स्कूल वेबसाइट है, वहां पे 2 महीना ऑनलाइन मैथ्स पढ़ ले, जो लगभग सब जगह पे एक्सेप्टेबल है। तो एक ये ऑप्शन इनके पास है। या फिर तीसरा ऑप्शन, कोई भी यूनिवर्सिटी में बीए का डिग्री ले ले, पहले सेमेस्टर में मैथ्स पढ़े और फिर सेकंड सेमेस्टर से ट्रांसफर ले अपने चाहिए प्रोग्राम में, ठीक है। ये ऑप्शन इनके पास है। तो ये इनके ऑप्शंस होते हैं बिना मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के। तुम लोगों को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पड़ेगी ये इंक्वायरी लेना, ठीक है। जो प्रो काउंसिलर हैं उनको ये हैंडल करना आता है, जो न्यू काउंसिलर हैं उनको ये वाली इंक्वायरी सबसे ज्यादा टफ पड़ने वाली है। तो जब भी आपके पास कोई पीसीबी वाला स्टूडेंट आए तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सीनियर काउंसिलर है उनकी इंक्वायरी सुने, अगर आपके ब्रांच में हो तो। अगर आपके ब्रांच में कोई सीनियर काउंसिलर नहीं है, कुछ नहीं है, तो सीधा मुझसे मिलवाओ जूम पे, ठीक है, या रुखसाना मैम से मिलवाओ, और हम जो ऑप्शन देते हैं वैसे वैसे तुम सीखना चालू करो, ठीक है। तो ये तुमको सबसे ज्यादा टफ पड़ने वाला है। ओके, एक और चीज मेरी रह गई थी जो मैं यहाँ पे लास्ट में कवर करूंगी प्रोग्राम्स की, वो है 10+3 डिप्लोमा स्टूडेंट्स अगर तुम्हारे पास आए तो क्या करने का। देखो, डिप्लोमा तुम्हारे पास आएंगे CSIT वाले स्टूडेंट और इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट, ठीक है। अभी इसमें 2 तरीके का है। एक है ऑप्शन 1, जो भी CS या IT का स्टूडेंट है उनको कनाडा में कुछ बीसेक यूनिवर्सिटीज है जो बैचलर्स डिग्री में एडमिशन देती है, ठीक है। उसकी लिस्ट कहाँ है? तो अभी मैंने आपको आपके ग्रुप में 10+3 वाली लिस्ट शेयर करी, वो आप रेफर कर सकते हो। या फिर इनके पास ऑप्शन नंबर 2 है कि ये एडवांस डिप्लोमा में जाए, ठीक है। देखो, मैंने जो यूनिवर्सिटी की लिस्ट दी है वो सिर्फ CS और IT वाली यूनिवर्सिटी है जो 10+3 डिप्लोमा स्टूडेंट को एक्सेप्ट करती है। कोई भी मैकेनिकल, केमिकल, पेट्रोलियम के लिए एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। खाली CS के लिए ये लोग बैचलर्स डिग्री को एक्सेप्ट करते हैं। ओके, अभी इनके पास ऑप्शन नंबर 2 है कि ये लोग एडवांस डिप्लोमा चूज करें जो 3 साल का है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में डिप्लोमा करा है तो एडवांस डिप्लोमा करें। अगर वो नहीं करना है तो ऑप्शन नंबर 3 है कि थोड़ा डिफरेंट फील्ड में डिप्लोमा ले, क्योंकि डिप्लोमा डिप्लोमा सेम लेवल हो जाएगा ना। तो मैकेनिकल डिप्लोमा किया, वहां पे भी मैकेनिकल डिप्लोमा कर रहे हो तो सेम नहीं करना चाहिए। तो भले वहां पे जाके वेल्डिंग डिप्लोमा कर ले, पावर कर ले, जो सेम नियम अपने बैचलर के लिए एप्लीकेबल हुआ वही सेम नियम इनके लिए है, ठीक है। थोड़ी अलग फील्ड में डिप्लोमा कर ले, ये एक हो गया, राइट। ओके, अभी मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताना चाहूंगी एक प्रोग्राम के लिए जो है पेट्रोलियम, राइट। कनाडा में 2 यूनिवर्सिटी ऐसी है, 2 कॉलेज, एक SAIT और एक केप ब्रेटन यूनिवर्सिटी, ये ऑफर करती है डबल बैचलर्स, यानी इनकी डिग्री है BAPT करके और इनकी है BET करके। ये डिग्रीज डायरेक्ट 3rd ईयर में एडमिशन देती हैं।
ठीक है। तो जैसे किसी ने यहाँ पे बी मैकेनिकल किया, तो वो बैचलर पेट्रोलियम कर सकता है, डायरेक्ट थर्ड ईयर में एडमिशन मिलेगा, डबल बैचलर डिग्री मिलेगी। तो उसको डिप्लोमा करने से अच्छा है बैचलर करें, जैसे केप ब्रेटन है उसी तरीके से। और ये अच्छी चीज ये है कि ये लोग डबल बैचलर्स वाला, यानी ये जो थर्ड ईयर से एडमिशन वाला जो चीज है ना, वो डिप्लोमा वालों को भी देते हैं, राइट। तो डिप्लोमा वाला अगर कोई स्टूडेंट है, तो उसको अगर 2 साल पढ़ के डिग्री मिल रही है, तो फिर उसको कोई और प्रोग्राम नहीं लेना चाहिए। तो हमेशा जो डिप्लोमा दूसरी फील्ड के लोग हैं, आईटी को छोड़ के, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल वाले जो लोग हैं, उनको एसएआईटी और केप ब्रेटन में सबसे पहले ट्राई करना चाहिए कि इनको ये थर्ड ईयर वाला जो एडमिशन है, अगर ये मिल रहा है तो ये इनके लिए बेस्ट एडमिशन होगा, ठीक है। तो आप लोगों को एक्चुअली केप ब्रेटन के कौन कौन से प्रोग्राम है वो देख लेने चाहिए। और अप्लाइड डिग्री बोलते हैं इसको, एसएआईटी वाले जो है ना, इसको अप्लाइड डिग्री बोलते हैं। इनकी दो होती है, नॉर्मल और अप्लाइड डिग्री। तो अप्लाइड डिग्री है वो थर्ड ईयर से एडमिशन होता है। तो ये दो चीजें आपको इनकी देख लेनी चाहिए, ये इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया, कनाडा के जितने जितने कोर्सेज है और हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो पूरी चीज मैंने आपको यहाँ पे सिखा दी। जस्ट अ मिनट, हाँ रिकॉर्डिंग है इसकी, राइट। ओके। तो ये आप लोग जो अभी मैंने रिकॉर्डिंग किया, वो मेरे जीवन के 12 साल का निचोड़ है, ठीक है। तो वो आपको 12 मिनट में समझ में नहीं आने वाला, तो उसकी चिंता मत करो, लोड मत लो। इसको तुम 10 बार सुनोगे तब तुमको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसको 5-7 बार, 10 बार तुम लोग रिवाइज कर करके सुनो, ठीक है। और मैं तुम्हें यहाँ पे ग्रुप में आज प्रोफाइल दे रही हूँ, वो मेरा पूरा सुन के, जैसे अगर मैंने फिजियोथेरापी का तुमको दिया है प्रोफाइल, तो रिवाइंड कर करके मैंने फिजियोथेरापी में क्या चीज बोली है वो सुनो, और फिर तुम इसके ऑप्शन ढूंढो। फिर डिप्लोमा वाला स्टूडेंट आए तो वो सुनो मैंने जो बोला है, फिर तुम उसको ऑप्शन दो। ऐसे कर करके पूरा इसको 10-15 बार रिवाइज कर करके, क्या ध्यान में लेना है क्या नहीं लेना है वो करके, फिर ऑप्शन ढूंढना या देखना चालू करो, ठीक है। तो आज का हम अभी 1-2 दिन, आज जैसे आज तो टाइम हो चुका है, तो कल का पूरा दिन आप ये जो मेरा वाला वीडियो है वो कंपलसरी सोचो 5 बार सुनना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार सुन लिया मैं प्रैक्टिस चालू कर देता हूँ, नहीं मजा आने वाला। तुम एक बार सुनोगे उसमें बहुत सारी चीजें ध्यान भटक जाएगा, मिस कर दोगे, ठीक है। तुमको कंपलसरी मैंने बोला है बिना सोचे 5 बार पढ़ना है, और 5 बार का लिखना है ग्रुप में कि मैंने पहली बार देखा, दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा, चौथी बार देखा और 5वीं बार देखा। 5 बार ये वीडियो देख के फिर ऑप्शंस ढूंढना तुम लोग चालू करना। आज मैं ऑप्शंस देके जा रही हूँ, तो अभी हम 2 दिन ये प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, प्रोफाइल इवेल्युएशन की। ये अपना हो जाएगा, उसके बाद हम फिर बात करेंगे कि काउंसलिंग कैसे करें बच्चों को। पर काउंसलिंग का जो पार्ट है ना, उसके लिए तुमको सबसे पहले ये प्रोफाइल इवेल्युएट करना अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि एक चीज समझो, कोई बंदा यहाँ पर ये सुनने नहीं आता कि कनाडा की प्रोसेस क्या है, ये सुनने नहीं आता कि यूएस की प्रोसेस क्या है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी रिसर्च करके ही आता है। आज अगर मुझे फ्रीज टीवी खरीदना है, मैं गूगल में रिव्यू देखूंगी, मैं गूगल में 50 जन के एक्सपर्ट के व्यूज देखूंगी, पढ़ूंगी, फिर जाऊंगी, ठीक है। तो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि प्रोसेस क्या है। सबको पता है जीआईसी होता है, सबको पता है अभी नियम क्या हो गए हैं, सारी चीजें सबको पता है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है आप उसको क्या ऑफर कर रहे हो, और उसकी सिचुएशन को ध्यान में रख के उसको कैसे बेस्ट ऑप्शन दे रहे हो। तो फिर ये जो मिडल पार्ट है ऑप्शन सिलेक्ट करने का, वो इम्पोर्टेंट है। और फिर थर्ड इम्पोर्टेंट चीज, वो ऑप्शन को कैसे हम उसके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे हम उसके सामने रख रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हारी स्पीच में, तुम्हारे कम्युनिकेशन में, तुम्हारे काउंसलिंग में विश्वास होना चाहिए, दम होना चाहिए कि तुम्हारा वीजा हम करा के देंगे, तुम्हारा वीजा निकलना चाहिए, वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम वीजा अप्रूवल वाला जो ग्रुप है वो पूरा पढ़ो,
ठीक है, अगर तुमको उसके मैसेजेस पुराने नहीं तुम्हारे पास हैं तो तुम बताओ, मैं पुराने जितनी मेरे पास हिस्ट्री है मैं फॉरवर्ड करूंगी तुम लोगों को। इससे क्या होगा कि तुम जितना जितना पढ़ोगे ना कि ये प्रोफाइल पे ऐसा वीजा आया, ये प्रोफाइल पे ऐसा वीजा आया, तो तुरंत सामने वाले स्टूडेंट को तुम दिखा पाओगे कि देखो ये हमारा हिम्मतनगर ब्रांच का स्टूडेंट है, इसका 6.5 बैंड पे ये प्रोफाइल पे वीजा निकला है। और जैसा तुम रिजल्ट दिखाओगे ना वैसे सामने वाले में विश्वास आएगा। एक होता है जुबान पे विश्वास आए, पर वो कब आएगा, एक्सपीरियंस से। तुम्हारे पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है तो तुमको ये यूज करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, हमारा ईईसी का दूसरों का एक्सपीरियंस तुमको यूटिलाइज करना पड़ेगा कि हमारे पास ये एक्सपीरियंस। और क्योंकि तुम ईईसी में काम कर रहे हो तो तुम ईईसी ही हो, तो ईईसी के कोई भी वीजा तुम्हारे ही वीजा है, तुम क्रेडिट लो सबका। ठीक है, पर तुमको खुद पहले पता होना चाहिए, तो वीजा वाला ग्रुप तुम लोग अच्छे से रेफर करो, उसको देखो किसका क्या प्रोफाइल पे। ये काउंसिलर सब लिखते 4 दिन में वीजा आ गया, तो वो ऐसे ही नहीं लिख रहे हैं, वो अचीवमेंट है उनका, क्योंकि वीजा आते 1.5 महीने में है। किसी का 4 दिन में निकला तो वो हाईलाइट करके लिखता है, कोई लिखता है बैकलॉग 11 बैकलॉग पे वीजा, तो वो अचीवमेंट है क्योंकि वीजा निकलते नहीं है इतनी बैकलॉग पे। तो वो तुम लोगों को ध्यान में रखना है कि क्या क्या सिनारियो है, तो वैसे करना है। तो अभी हम नेक्स्ट मीटिंग जब हम करेंगे तब हम काउंसलिंग सीखेंगे कि कैसे हम बच्चों को काउंसलिंग करें। और अभी जो कनाडा की सिचुएशन है उसमें सामने तुमको स्टूडेंट नेगेटिव मिलेंगे और वो तुमको बोलेंगे अभी तो जाना ठीक नहीं है, ये है वो है, तो उनको हम पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं या फिर आर्ग्यूमेंट्स का काउंटर पार्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वाली चीज हम सीखेंगे परसों। तो 2 दिन अभी आप लोग इस पे फोकस करो, प्रोफाइल इवेल्युएशन पे। क्लियर? ओके, बाय। थैंक यू मैम।